बजट 2022 में टैक्स पॉलिसीज़ कैसी रही और आगे कैसी रहेंगी, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीबीडीटी के चेयरमैन और सीबीआईसी के चेयरमैन। सर वेलकम ऑन जी बिज़नेस सर। सर शुरुआत करते हैं आपसे। सर टैक्स कलेक्शन काफ़ी अच्छा था, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, लेकिन एक सैलरीड मिडिल क्लास को एक उम्मीद थी कि इस बार आप एक रियायत सैलरीड क्लास को देंगे। सर वो नहीं मिल पाई, सर क्या रीज़न रहा? नहीं, ऐसा कहना गलत है कि रियायत नहीं मिला है। सरचार्ज रेजिम में हम रियायत दिए हैं। डिडक्शंस में भी हम लोग एक्सपैंडेड डिडक्शंस दिए हैं सम केसेस। रेट में कम नहीं हुआ है बिकॉज़ ये साल पैंडेमिक के बाद का साल, आगे का टाइम का अनसर्टन लगता है, तो इसीलिए हम लोग जो स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी और जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो अपैरेटस है उसको हम लोग डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे। सो दिस इज़ ए बजट इन विच वी स्टेड ट्रू टू द कोर्स, कंजर्वेटिव, pragmatic and also bringing convenience and less of disturbance to the taxpayers. लेकिन सर जो आपने सरचार्ज की बात करी सर, कॉर्पोरेट्स और मतलब जो इंडिविजुअल जो टैक्स पेयर्स हैं सर, उनको काफ़ी उम्मीद थी, और जो टैक्सेशन के जो चार्जेस हैं या कहें टैक्स रेट्स जो हैं वो भी काफ़ी हाई हैं, तो क्या उस पर कुछ रियायत की उम्मीद हम, चलो इस साल तो नहीं हो पाया, लेकिन 2023 में हम उम्मीद कर सकते हैं सर कुछ? नहीं, अगर टैक्स रेट का कमी अगर आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि खाली इंडिविजुअल्स को हम लोग टैक्स रेट कम नहीं किए हैं, हम किसी का भी रेट में हम लोग छेड़छाड़ नहीं किए हैं, बिकॉज दिस इज़ ए वेरी स्पेशल ईयर। वी आर प्रिपेयरिंग द नेशन and trying to build up as much good resources for the nations to build on our resources which we generate. So this is a very crucial year. We wanted to be pragmatic, realistic about the future. That's the only reason. But surcharge में even individuals का केस में कोई capital gains कोई होता है, long term capital gains है, तो उसको रिलीफ है, इसमें रिलीफ दिए हैं। फ्रॉम 37% इट कैन कम डाउन टू 15%। डिडक्शंस में हम लोग दिए हैं, 2 डिडक्शंस में एनपीएस में दिए हैं, और इंश्योरेंस फॉर इनवैलिड डिपेंडेंट्स के ऊपर वहाँ पे भी रिलीफ हम दिए हैं। कोविड रिलीफ में जो अनाउंस किया था गवर्नमेंट अर्लियर टाइम्स में लास्ट ईयर कि कोविड मेंटेनेंस, मेडिकल मेंटेनेंस में उसको रिलीफ दिया जाएगा, और कोविड में अनफॉर्चुनेट डेथ किसी का हो गया तो उसको उसका जो एक्सग्रेसिया मिलता है उसका फैमिली को, और टैक्स नहीं होगा, वो हम लोग अभी स्टैच्यूट में डाल दिए हैं। सेक्शन 17 और सेक्शन 56 में अमेंड करके जो प्रॉमिस हुआ था वो हम कर दिए हैं। तो हर एरिया में जहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी था तो वहाँ पे हम लोग गए हैं और किए हैं जितना लिमिटेशन हमारा ऊपर था। नहीं, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि सर 2 साल देश ने, सरकार ने, सबने एक चैलेंजिंग टाइम देखा है, तो उसके बाद का साल था। सर यही सवाल मेरा आपसे है सर, क्योंकि इनपुट कॉस्ट सभी चीज़ों की बढ़ रही है, कुछ चीज़ों पे आपने सर कस्टम ड्यूटी को कट डाउन किया है सर, स्पेशली सर जो फूड प्रोडक्ट्स या फूड इन्फ्लेशन को जो मैटर करती हैं वो कमोडिटीज़ पे सर टैक्स उतना कम नहीं हुआ सर, वहाँ पे क्या स्कोप आपको नहीं लग रहा था? देखिए, इसमें हमको ये समझना पड़ेगा कि फूड इन्फ्लेशन किन आइटम्स से ड्राइव हो रहा है, और यदि आप उसका आंकलन करें तो ये स्पष्ट होगा कि फूड इन्फ्लेशन मेनली एडिबल ऑयल्स, पल्सेस और 1-2 और एग्रीकल्चरल आइटम्स की वजह से बढ़ा है। और उसका कारण ये भी है कि इंटरनेशनल प्राइसेस भी बढ़े हैं इन आइटम्स के। एडिबल ऑयल पर आपको जैसे मालूम है कि 60% जो हमारी डिमांड है वो हम इंपोर्ट से पूरी करते हैं, क्योंकि ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन इतना नहीं है देश में। लेकिन इस पे सरकार ने बड़े व्यापक कदम उठाए हैं, और गत वर्ष में, इनफैक्ट इस फाइनेंशियल ईयर में 3 बार एडिबल ऑयल्स पर टैरिफ रेट्स कम किए गए, और अब तो बिल्कुल नॉमिनल लेवल पर टैरिफ रेट्स को कर दिया है। बिल्कुल क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल, क्रूड सोयाबीन, तीनों पर रेट्स काफ़ी डीप कट्स हुए हैं, और रिफाइंड पर भी रेट्स कम करे गए। आशय ये था कि जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है देश में एडिबल ऑयल्स के लिए वो भी पूरे तरह से इस्तेमाल हो, उनको रॉ मटेरियल सस्ता मिले,
और जो फिनिश प्रोडक्ट है वो भी अगर लाने की ज़रूरत हो तो वो कम रेट्स पर आ पाए। तो और उन पे रेवेन्यू इम्प्लिकेशन को सरकार ने ध्यान में नहीं रखा, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बड़ा इशू अपने आप में था इकोनॉमी के लिए। तो एडिबल ऑयल्स में कमी हुई है, इसी तरह पल्सेस में कमी हुई। तो मेरे ख्याल से बजट में रिलीफ ना दिया जाना इन पर और इन्फ्लेशन के कारण ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। उसमें पूरे साल हम लोग आंकलन करते रहते हैं, प्राइसेस को मॉनिटर करते हैं बहुत क्लोजली। हर हफ्ते एक बहुत उच्च स्तरीय बैठक होती है इस पर, और वहाँ हम निर्णय लेते हैं। एक GOM इस पर विचार करती है। तो बजट में करना तो आवश्यक नहीं है, पूरे साल का सिलसिला है। सर एक चीज़ और, लास्ट ईयर जो न्यू टैक्स रिजीम जो लागू की थी सर, उसका अभी आप एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है इंडिविजुअल जो टैक्स रिजीम है सर। उसको क्या वापस आप कुछ रिकन्सिडर करेंगे या नए तरीके से सर उसको लॉन्च कर सकते हैं? जब कंपनी के लिए जब हम लोग 115 BAA और BAB लाए थे, वो एक साल पुराना है, 2019 में लाए थे। राइट। और जो इंडिविजुअल्स के लिए वो लाए थे लास्ट ईयर। ये नया प्रोविज़न टैक्स पेयर के साथ, और टैक्स पेयर उसको जो एक्सेप्ट करते हैं वो टाइम लगता है। अभी जो उनका जो रिटर्न आया है, करीब आज तक करीब 6 करोड़ 11 लाख रिटर्न पहुंचा है। उसको हम लोग प्रोसेस करेंगे, देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर न्यू टैक्स रेजीम में कितने गए हैं और कितने नहीं गए हैं। जैसे कॉरपोरेट्स में डेटा एनालिसिस करने के बाद हमको पता चला कि 61% ऑफ द इनकम ऑफ द कॉरपोरेट्स इट हैज़ शिफ्टेड टू द लो टैक्स रेजीम, राइट। 115 BAB में 15%, 15.8% company in numbers, and 60% of the income of the company's income it has shifted to the new tax regime. So resounding success as far as the corporates are concerned. In the case of individuals, उसमें कुछ restrictions था that you don't take these kind of exemptions or deductions, then only you come to the new tax regime, right? Why they are not coming? Why the new individual taxpayers are not coming in the new regime? For that we have to find out what is the real data. एनेक्डोटल डेटा पे गवर्नमेंट काम नहीं करती है। सो अभी हमारा काम ये है कि हम लोग टैक्स डेटा को एग्जामिन करेंगे, देन फाइंड आउट वेदर देयर वाज एन इशू। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम कैनॉट से हाउ मेनी ऑफ द इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स शिफ्टेड टू द न्यू रेजीम। सो अनलेस वी हैव दैट डेटा वी कैन एनालाइज। सर एक चीज़ और जो इस बजट में टच की गई है और सबको उम्मीद भी थी कि कुछ ना कुछ आएगा, वो है क्रिप्टो। सर 30% आपने स्पेसिफाई कर दिया सर। सर क्या लगता है सर, मतलब आपका माइंडसेट क्या है, आपकी थॉट प्रोसेस उसको लेके क्या है, क्या हो सकता है? क्योंकि सर आप एसएस टैक्स कलेक्शन तो कर ही रहे हैं, साथ साथ आपके पास एक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट भी है और जो इस तरह के केसेस देखता भी है। तो सर क्या लगता है आपको, क्या इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बैन एक ऑप्शन है या आप इसको रेगुलेट करके चला सकते हैं? क्योंकि सर ये डोमेस्टिक इशू नहीं है, वर्ल्ड वाइड इशू है। सो बैन करना, रेगुलेट करना ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम नहीं है। बिल्कुल। ये पॉलिसी कॉल है गवर्नमेंट का। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑल्सो वुड नॉट like to get into the legality of any action that anybody would be doing. So in that context, even though the regulations are now under discussion and it will come into play, we have entered the taxation policy, or the tax department has entered the virtual assets, the virtual digital asset field. Why? Because the department has been at it working on this particular area since 2017. For 5 years we have been working on this one. So we now have a working knowledge of how the market functions. There are roughly 40 exchanges. Out of that, 10 exchanges are significant exchanges. The turnover in a single exchange could go up to 34,000, 35,000 crores per annum, right? The total volume, they say of the all exchanges will be in the vicinity of 100,000 crores. Those are anecdotal data, right? But
with the data which will be coming in because of this new legislation, not the 30% part, but on the TDS part, that the 194S part, the data which will come in will help us look at the depth of the market, right? Then we will know who are investors, in what way they are investing, whether the profits as they declare, and the media also reports this kind of profit and that kind of profit, whether that profits are real or they are only make believe, right? So we want to get into the details of the market, right? Through legislation, we are now entering that field just to look at the depth. In the process, the taxes will come, 30% the taxes and 1% of TDS. So this is an area where probably the income tax department is the first one to get in there. Of course, many tax jurisdictions including Singapore, UK, USA, they have some regulations with regard to the trading in crypto, and India is not a late starter. It has really gone into the crypto at a time when it is required, right? Because we don't want our economy to be opaque anymore. We have struggled for many years to open up, particularly in the last 7 years, to have tax transparency about everything one does, right? And about the digital assets, virtual digital assets. The main issue was the supposed lack of data with the department, because we never had a mechanism to capture the data. Now with the new legislation, the data will come, then we'll see the depth of this market. सर वन मोर थिंग सर, जो हम बजट में एक्सपेक्ट कर रहे थे वो टबैको टैक्स डिस्कशन में था. सर क्या रीज़न रहा रिपोर्ट सबमिट नहीं हो पाई? आपने एक कमेटी उस पर सेटअप करी थी, तो सर क्या उम्मीद कर सकते हैं हम सर उस पर? टोबैको टैक्सेशन पे पहले भी स्टडीज़ हुई हैं, कमिटीज़ की रिपोर्ट्स हैं, WHO के कुछ रिकमेंडेशंस हैं कि टोबैको टैक्सेशन का अप्रोप्रिएट लेवल क्या होना चाहिए, और उसको ध्यान में रख के सरकार ने फ्रॉम टाइम टू टाइम रेट्स में वृद्धि करी है, सिगरेट्स फॉर एग्जांपल. So I think tobacco taxation in India is close to the optimal level, which WHO and other experts recommend. Of course, as you said, there's a committee which is looking into this also, which has been set up by the Ministry of Health. Their recommendations have not reached us yet, but again, that's an ongoing policy thing. We'll take a call. तो सर आपको कौन से ऐसे ग्रोथ ड्राइवर्स लग रहे हैं नेक्स्ट ईयर फिस्कल 23 के लिए, जहां से टैक्स कलेक्शन अच्छा रह सकता है? कोई एक सेक्टर पे मैं हाथ उंगली नहीं लगाना चाहता हूँ, बट मेरा ये विश्वास है दैट कि डिपार्टमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन और डेटा है, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लास्ट 3 to 4 years we have worked at processing those kind of data, and now we are at a sufficiently mature position as to how to make the best use of the data. And while we are getting better at handling the data, we are also giving the taxpayer a chance that you have missed out filing a return, or you have missed out filing the correct return. You can come back after 2 years of the due date also, you can come back and file the return. So this is the strength of the department for the years to come, that not just having the intelligence with you, but having the capacity to capitalize on the intelligence. So department is at a good space now with regard to utilizing the intelligence and the information it has. सर लास्ट क्वेश्चन टू यू सर. सर क्या बड़े रिफॉर्म, मतलब जीएसटी, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं सर, क्या एक ऐसे रिफॉर्म्स या अमेंडमेंट्स हम इस साल में देखेंगे जीएसटी लॉ के अंदर, जिससे सर नो डाउट सर टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन प्रोसेस थोड़ा इजी हो पाए? प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन के लिए काफ़ी मेजर्स तो ऑलरेडी लिए जा चुके हैं, और सबसे बड़ा प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन हमने किया जब हमने टैक्स पेयर्स का एक तो सेगमेंटेशन किया. जो छोटे टैक्स पेयर्स थे जिनका टर्नओवर एक पर्टिकुलर लेवल से कम था, उनके लिए क्वार्टरली रिटर्न स्कीम लेकर आए. क्वार्टरली रिटर्न का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है, और अगर पूरी जो टैक्स पेयर बेस है हमारी जीएसटी में स्टेट्स और सेंटर की मिला के, दैट इज़ अबाउट 1.28 करोड़.
out of which about 48 lakh taxpayers are availing of the quarterly return monthly payment scheme. एक सरलीकरण वो हुआ। उसके अलावा हमने जो ऑटो पॉपुलेशन करा रिटर्न्स का, हम टैक्स पेयर्स को हर डेफिनेट एक तारीख हमने निर्धारित करी जिस पे हम टैक्स पेयर्स को ये बताते हैं कि आपके अकाउंट में इतना क्रेडिट अवेलेबल है, तो उनको भी पता रहता है इतना क्रेडिट है, बाकी टैक्स हमें कैश में पे करना है। वो विजिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो हम रिटर्न फाइलिंग में लेकर आए जीएसटी काउंसिल के गाइडेंस में, और हमने जो रिटर्न्स को आपस में लिंक करा, उससे कंप्लायंस बहुत बढ़ी, रिटर्न फाइलिंग बहुत बढ़ा और टैक्स भी हमें अच्छा मिला। तीसरी चीज़ जिसका जिक्र चेयरमैन सीबीडीटी ने भी किया कि अब हमारे पास डेटा है बहुत रिटर्न्स का, और 2-3 साल के रिटर्न्स का डेटा हमारे पास है। उसको हम एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग को इस्तेमाल करके एनालाइज कर रहे हैं। हम डेटा एक्सचेंज भी कर रहे हैं बाकी एजेंसी से, डेटा ट्रायंगुलेशन होता है सीबीडीटी से, आधार टैक्स पे बेस से और कस्टम्स से, और हम ये देख रहे हैं कि रिफंड्स की हम अगर जो मिसयूज़ है उसको कैसे कम कर पाएँ ताकि टैक्स पेमेंट में वृद्धि हो। उसके अलावा क्रेडिट का मिसयूज़ हमने पाया था, बहुत फेक डीलर्स, फेक आईटीसी पास ऑन हो रहा था, लोग गुड्स और सर्विसेज तो सप्लाई नहीं कर रहे थे, सिर्फ इनवॉइसेस बना के और वो बेच रहे थे, तो उसको हमने काफ़ी कम किया। उस पर मुहिम एक छेड़ी थी सेंटर और स्टेट्स ने मिलके, और वो बहुत सफल हुई है। उसमें बहुत केसेस बुक हुए हैं, बहुत रिकवरी भी हुई, डिटेक्शंस भी हुए। तो ये सारे कदम क्योंकि हमने लिए हैं तो इनका समूहित असर अब देखने को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमने जो स्ट्रैटेजी स्टेट्स के साथ मिलके बनाई है इस साल, सब स्टेट से बारी बारी करके हम लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, उनके साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की बात हुई है, हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण कदम हम लेंगे इस साल, जैसा आपने पूछा, वो रिटर्न स्क्रूटनी और ऑडिट पर होगा। अभी तक क्योंकि एनुअल रिटर्न्स की डेट पोस्टपोन हो रही थी, इसलिए हमारे पास एनुअल रिटर्न्स का डेटा नहीं था, लेकिन अब वो पहले 2 साल के रिटर्न्स 3 साल के हमारे पास आ गए हैं, तो हम स्क्रूटनी करने में बहुत सक्षम हैं और ऑडिट को स्ट्रेंथन करने में बहुत सक्षम हैं। उस पर बहुत ट्रेनिंग हो रही है, स्टेट्स के साथ हम काम कर रहे हैं। तो यही सब कदम हैं जिनकी वजह से हमारा जीएसटी रेवेन्यू और भी। तो सर जैसे इन्होंने फेसलेस असेसमेंट स्टार्ट किया, जीएसटी के अंदर भी फेसलेस असेसमेंट? हाँ, क्यों नहीं, उसका भी समय आएगा। कस्टम ने तो हमने कर दिया और जीएसटी में भी करेंगे। ये थे हमारे साथ सीबीडीटी चेयरमैन और सीबीएसई चेयरमैन जो बता रहे थे कि टैक्स पेयर के लिए इस साल क्या क्या दिया है और अगले साल हम क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं।